शराब घोटाला मामले में कल ईडी के सामने कविता की पेशी। बोले पिता केसीआर बीजेपी के दबाव में नहीं झुकेंगे। आज जंतर मंतर पर 16 विपक्षी दलों ने साझा किया मंच। IRCTC स्कैम में ईडी की सख्ती। दिल्ली में तेजस्वी यादव और गाजियाबाद में लालू प्रसाद यादव के समधी के घर घंटों से जारी रेड। पूर्व RJD MLA अबू दुजाना पर भी दबिश। शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर सचिन पायलट ने CM गहलोत पर फिर से साधा निशाना। कहा उनकी मांग को सुनने में किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। और कपिल शर्मा ने क्यों किया था खुदकुशी का खतरनाक फैसला। सीधी बात में खोलेंगे पूरे राज। देखिए कल रात 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उमेश पाल मर्डर केस में शामिल शूटर आखिर कहां छुपे हैं? क्या यूपी पुलिस को वाकई उनका सुराग मिल चुका है या फिर पुलिस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है? वैसे यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली है कि शूटआउट में शामिल सभी शूटर देश के अंदर ही 5 अलग अलग राज्यों में छुपे हुए हैं। लिहाजा अब इन्हीं 5 राज्यों की 13 जिलों में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। दो देश, 5 राज्य, 13 शहर और 100 से ज्यादा जगह पर छापेमारी। बारह से ज्यादा IPS और PPS, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी। यूपी पुलिस और STF की 22 टीम। हर शूटर की तलाश में 3 डेडिकेटेड टीम। मुखबिरों के सबसे बड़े नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद। हाल के दिनों के सबसे बड़े हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस की सबसे बड़ी तलाश। प्रयागराज की सड़कों पर हाल के दिनों में हुई इस सबसे बड़ी वारदात को सुलझाना यूपी पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वो भी तब जब इस वारदात में शामिल सभी के सभी शूटरों के चेहरे CCTV कैमरों में कैद हो गए थे और पहले ही दिन से पुलिस इस मामले में शामिल किरदारों का नाम लेने के साथ साथ इस कत्ल के पीछे के मोटिव का भी खुलकर जिक्र कर रही थी। लेकिन एक 24 फरवरी का दिन था और एक आज का दिन। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को अब 2 हफ्ते यानी पखवाड़े भर का वक्त गुजर चुका है, मगर यूपी पुलिस की हालत फिलहाल नील बटे सन्नाटा है। ले देकर इस केस में उसने कुछ मकानों को मटियामेट किया है, 2 गुर्गों को ढेर किया है और साजिश में शामिल एक किरदार को पकड़ने का दावा किया है। मगर सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस न तो इस केस के एक भी शूटर को गिरफ्तार कर सकी है और न ही इस केस के असली किरदारों से पूछताछ ही कर पाई है। हालत यह है कि पुलिस इस वारदात में शामिल शूटरों की धरपकड़ के लिए उनके सिर पर रखी गई इनाम की राशि लगातार बढ़ाती जा रही है, लेकिन 50,000 से 2.5 लाख पहुंचने के बावजूद अब भी 5 शूटर नदारद हैं। इन शूटरों में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, वारदात में शामिल शूटर अरमान, साजिश रचने से लेकर शूटआउट करने वाला मोहम्मद गुलाम, अतीक का पुराना वफादार गुड्डू मुस्लिम और अतीक का पुराना ड्राइवर मोहम्मद साबिर शामिल है। यानी असली किरदार और असली शूटरों से अभी पुलिस के हाथ दूर ही हैं।
उमेश पाल हत्याकांड को 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 14 दिनों में इस शूटआउट को अंजाम देने वाले जो मुख्य किरदार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, चाहे वो अतीक अहमद का बेटा असद हो, बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो, या दुकान में छिपकर खड़ा हुआ मोहम्मद गुलाम, या फिर पुलिस वाले की जान लेने वाला मोहम्मद साबिर, ये पांचों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें जिले जिले में छापेमारी कर रही हैं, खाक छान रही हैं, लेकिन अब तक इन पांचों किरदारों के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये कहां चले गए, पुलिस को भनक तक नहीं लग पा रही। 14 दिनों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जांबाज पुलिस खाली हाथ है। अब पुलिस के लिए इन 5 चेहरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इनकी धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे यूपी पुलिस के अभियान को देखने से ही लगाया जा सकता है। पुलिस ने इन मुलजिमों तक पहुंचने के लिए अपने मुखबिरों की अब तक की सबसे बड़ी टीम झोंक रखी है, जिन्हें इनके बारे में कोई जानकारी मिलते ही खबर करने को कहा गया है। पुलिस के पास इनके संभावित लोकेशन को लेकर अब तक जो इनपुट हैं, उसके मुताबिक ये लोग देश के 5 राज्यों में से किसी एक में कहीं भी दुबके हो सकते हैं। खबर यह भी है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग एक साथ नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं। ऐसे में इनकी लोकेशन भी अलग अलग जगहों पर होने की उम्मीद है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इनके उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होने की आशंका है, क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां इन्हें अपने गैंग के दूसरे गुर्गों और कुछ माफियाओं से लोकल सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस का फोकस इन 5 राज्यों के उन 13 जिलों पर ज्यादा है जहां अतीक और उसके गैंग के लिंक्स होने की खबर है। इन शूटरों में अतीक का बेटा असद ही पुलिस के लिए टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने से लेकर उसे लीड करने तक में जिस तरह से असद का चेहरा सामने आया, उसे देखते हुए उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए इस मामले को पूरी तरह सुलझाने की न सिर्फ पहली शर्त है, बल्कि उसकी गिरफ्तारी अब एक तरह से यूपी पुलिस के लिए इज्जत का भी सवाल बन चुका है। असद के बारे में पुलिस को शक है कि वो यूपी से दूर गुजरात के किसी सेफ हाउस में हो सकता है, जहां साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने अपना जाल बट्टा फैला लिया है। शूटआउट के दौरान घूम घूम कर बमों से हमला करने वाले गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बमबाज भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हमले को अंजाम देने के बाद उसने कुछ दूर तक तो अपने शूटर साथियों और अतीक के गुर्गों के साथ ही सफर पूरा किया, लेकिन आगे चलकर उसने यूपी रोडवेज की बस ली और प्रयागराज से इटावा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ निकल गया। यही वजह है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने अब उसकी तलाश में इटावा से लेकर सहारनपुर तक में अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। यहाँ कई अलग अलग टीमों को उसकी तलाश में तैनात किया गया है। इसी तरह पुलिस को गुलाम के पकड़ में आने से असद के राज खुलने की भी उम्मीद है, क्योंकि अब तक इस केस में जितने भी शूटरों का नाम या चेहरा सामने आया है, उनमें गुलाम मोहम्मद को ही असद का सबसे करीबी और राजदार बताया गया है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि ये मोहम्मद गुलाम ही है जिसने सदाकत के जरिए प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में इस शूटआउट को अंजाम दिलाने की पूरी साजिश रची। यानी मोहम्मद गुलाम इस केस में सिर्फ एक शूटर ही नहीं, बल्कि एक तरह से इस पूरे मामले का एक अहम फैसिलिटेटर है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद गुलाम के एक खास गुर्गे पप्पू को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और उससे गुलाम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल पर भी नजर बनाए हुए है। असल में नेपाल भारत के बीच फ्री बॉर्डर होने की वजह से अक्सर अपराधी यहां वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल में जाकर छुप जाते हैं। ऐसे में नेपाल पर भी यूपी पुलिस की निगाहें टिकी हैं। एसटीएफ ने इस मामले में शामिल शूटरों की धरपकड़ के लिए 22 टीमें बना रखी हैं और इनमें भी खास बात यह है कि हर शूटर की तलाश में कम से कम 3 डेडिकेटेड टीमें हैं, जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ किसी शूटर को टारगेट करना है।
पुलिस का फोकस मुखबिरों से मदद लेने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर भी है, ताकि अगर इन फरार शूटरों में से कोई भी कभी मोबाइल का इस्तेमाल करता है या फिर अपने किसी खासम खास को किसी अनजान नंबर से भी कॉल करता है तो उसे हर हाल में इंटरसेप्ट किया जा सके, ताकि उन तक पहुंचना मुमकिन हो। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों की तलाश में यूपी पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रयागराज और यूपी एसटीएफ की लगभग 22 से ज्यादा टीमें इन 5 शूटरों को तलाशने में लगा दी गई हैं। हर एक शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीम लगाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 टीमें ऐसी हैं जो सर्विलांस और मुखबिरों से मिली जानकारी के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी के साथ साथ अब बरेली और नोएडा यूनिट को भी सक्रिय कर दिया है, ताकि अतीक अहमद और उसके गुर्गों के द्वारा की गई उमेश पाल की हत्या में जो भी कड़ियां सामने आए, जो भी जानकारी सामने आए, उसके साथ उन शूटरों को भी गिरफ्तार किया जा सके, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 14 दिन बाद एक चुनौती बन गए। इस बीच प्रयागराज शूटआउट में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की यूपी में रहस्यमयी हालत में जान चली गई। उसकी लाश कौशाम्बी के बरीपुर गांव में मिली। वो अपनी पत्नी के कत्ल के मामले में 8 साल सजा काटने के बाद 5 महीने पहले ही बाहर आया था, लेकिन 27 फरवरी को वो अचानक गायब हो गया और इसके बाद अब उसकी लाश बरामद हुई। जाकिर की मौत को कुछ लोग उमेश पाल मर्डर केस से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की माने तो उसके घर वालों ने अभी किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। इस बीच पुलिस की धरपकड़ में मारे गए शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को लेकर पुलिस की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक के इस गुर्गे का मन इतना बढ़ा हुआ था कि वो अकेले ही उमेश पाल और उसके बॉडीगार्ड्स को गोली मारने की बात करता था। उसकी इसी सोच को देखते हुए अतीक के बेटे असद ने उसे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी इनाम के तौर पर देने का वादा किया था। साथ ही उसे ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। अपने कहे मुताबिक विजय उर्फ उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली भी चलाई थी, लेकिन आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में वो ढेर कर दिया गया। आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। क्या उमेश पाल मर्डर केस का मास्टरमाइंड अतीक अहमद है और क्या पूछताछ के लिए उसे गुजरात से यूपी लाया जाएगा? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। मैंने बता दिया भाई साहब, मैं आ रहा हूँ सीधी बात पे। सीधी बात आपको समझ नहीं आ रही? एमपी के राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की कार ने एक बाइक सवार को कुछ इस तरह से टक्कर मार दी। बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा। उसके सिर में चोट आई है। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। दिग्विजय खुद उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। युवक को बाद में हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर किया गया। पूर्व सीएम का कहना है कि युवक अचानक कार के सामने आ गया था। धीरे जा रहे थे, भीड़ भड़का था, एकदम से वो सामने आ गया गाड़ी। आप सुरक्षित है सर? मैं तो आप ही लेके गए थे अस्पताल उसको, बच्चे को? मैंने भिजवा दिया था, लेकिन मैं गया वहाँ। हादसा जीरापुर के पास हुआ। पुलिस ने हादसे वाली दिग्विजय की कार को जब्त कर लिया है। पूर्व सीएम को एक विधायक की कार से आगे का सफर करना पड़ा। राजगढ़ से पंकज शर्मा, आज तक। भारत की ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री 2022-23 में शानदार रफ्तार से बढ़ने के बाद अब 2023-24 में भी डबल डिजिट में ग्रोथ के लिए तैयार है। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
यानी ACMA के मुताबिक। वाहन कल पुर्जा उद्योग 2023-24 में करीब 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ सकता है। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ने 2021-22 में 23% बढ़ोतरी के साथ 56.5 अरब डॉलर का कारोबार किया था। 2022-23 में इनमें 15% बढ़ोतरी का अनुमान है। इस तेजी से बढ़ा रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का होने का अनुमान है। ACMA का दावा है कि सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल को पार्ट सप्लाई करने के लिए तैयार है और ये भी इसकी ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाएगा। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान इस लिहाज से खास है कि अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका है। इसके बावजूद घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड के असर से तेजी का अनुमान है। अमेरिका और यूरोप के बड़े बाजार तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। घरेलू ऑटो पार्ट्स उद्योग को भारत में पेट्रोल डीजल इंजन के लिए ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से फायदा होगा। अगर 2022-23 के अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल-दिसंबर 2022 में ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात और आयात भी बेहद संतुलन के साथ 15.1 अरब डॉलर रहा है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका में मंदी को देखते हुए ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री विपरीत परिस्थितियों से सावधान है। ऑटो पार्ट्स उद्योग का भारत की जीडीपी में 2.3% का योगदान है और इनमें 15 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। 2026 तक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर भारत की जीडीपी में 5 से 7% योगदान करने का अनुमान है। भारतीय ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा समेत कई विदेशी कार मैन्युफैक्चरर्स तक इन कंपनियों पर पार्ट्स के भरोसे हैं। आदित्य केराना, आज तक। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी, सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। उमेश पाल मर्डर केस में अब तक 1 गिरफ्तारी हुई है और 2 एनकाउंटर। शूटआउट में शामिल सभी शूटर फरार हैं, जबकि अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। अब अगर यूपी पुलिस अतीक अहमद को ही मुख्य आरोपी मानती है तो फिर जाहिर है उससे भी पूछताछ होगी, लेकिन अतीक अहमद से पूछताछ कब और कहां होगी, फिलहाल ये साफ नहीं है। उमेश पाल मर्डर केस में अब यूपी पुलिस माफिया सरगना अतीक अहमद से पूछताछ की तैयारी कर रही है। बहुत मुमकिन है कि यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ के लिए उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले और यूपी लेकर आए। सूत्रों की माने तो यूपी पुलिस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि दूसरी ओर अतीक और उसके भाई अशरफ ने यूपी पुलिस के इस संभावित कदम के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है। दोनों भाइयों ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ये कहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में अगर पुलिस उनसे कोई पूछताछ करना चाहती है तो जेल में रहते हुए ही उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि जेल से पूछताछ के लिए बाहर ले जाने के दौरान यूपी पुलिस एनकाउंटर में उनकी जान ले सकती है। अतीक जहां साबरमती जेल में बंद है, वहीं उसका भाई अशरफ यूपी के ही बरेली जेल में कैद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए फिलहाल 17 मार्च की तारीख दी है। इस मामले की जांच कर रही यूपी पुलिस शुरू से ही गैंगस्टर अतीक अहमद को इस मामले का मास्टरमाइंड बताती रही है। हालांकि अतीक अहमद जून 2019 से ही गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश कहती है कि उसने जेल में रहते हुए ही अपने छोटे भाई अशरफ के साथ मिलकर उमेश पाल के कत्ल की साजिश रची। ऐसे में इस केस से जुड़ा हर एक राज जानने के लिए अतीक से पूछताछ भी जरूरी है। वैसे तो अतीक पर करीब 100 आपराधिक मामलों के होने की बात कही जाती रही है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से पहले उस पर रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण का भी मामला है। अतीक फिलहाल इसी केस में जेल में बंद है। अब कोई शंका नहीं रह जाती, अब तो बिल्कुल यकीन है कि जो है ये हत्या कराने का पूरा साजिश रच ली गई है और इसी साजिश के तहत ही हत्या कराई गई है। हम तो सुरक्षा की मांग यही कर रहे हैं कि हमको अगर ट्रांजैक्शन हमारा किसी वजह से बहुत ही एसेंशियल हो, कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हमको नहीं रख के लेना चाहता बयान,
वो कोई फर्जी बात कर देता है कि हमको कोई चीज़ बरामद करानी है, कहने में कोई हर्ज नहीं, पुलिस है, पुलिस कुछ भी कह सकती है मेरे पास। तो हमको जो हमारा ट्रांजैक्शन कराया जाए या तो गुजरात पुलिस के अंडर में कराया जाए या सीआरपीएफ के अंडर में हमारा जो है ट्रांजैक्शन कराया जाए। हमको यूपी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो 100% हमारी हत्या कर दे। अब बात कत्ल से जुड़ी साजिश के एक और पहलू की। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल के दौरान अतीक के बेटे असद की कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। इनमें 3 लोगों की पहचान तो खैर पहले ही साफ हो चुकी है, जबकि चौथा पुलिस की रडार पर है। पुलिस सूत्रों की माने तो उस कार में अतीक का बेटा असद, ड्राइवर अरबाज, कार से उतरकर फायरिंग करने वाला साबिर और एक शख्स सवार था। पुलिस की माने तो ड्राइवर अरबाज की तरह ही ये शख्स भी शूटआउट के दौरान गाड़ी से बाहर नहीं निकला। मामले की जांच कर रही पुलिस ने जब मौका वारदात पर मौजूद मोबाइल फोन का डंप डाटा निकलवाया और उसकी जांच शुरू की तो इस चौथे शख्स का पता चला। मौका वारदात की सीसीटीवी फुटेज से भी इस बात का पता चलता है। सीसीटीवी को गौर से देखने पर नजर आता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद साबिर पहले ड्राइवर के पीछे वाला गेट खोलता है, लेकिन फिर गेट बंद कर कार के पीछे दूसरी साइड की तरफ जाकर उसमें बैठ जाता है। पुलिस को इसी सीसीटीवी फुटेज से उस चौथे शख्स के बारे में भनक लगी, जिसको देखने के बाद अफसरों को लगा कि कार को ड्राइव अरबाज जरूर कर रहा था, लेकिन उसके पीछे वाली सीट पर जरूर कोई और बैठा था, जिसको देखकर साबिर दूसरी साइड से कार में घुसकर बैठ गया। फिलहाल इस चौथे शख्स की पहचान हो गई है, वो असद का बेहद नजदीकी बताया जाता है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर। चौदह साल बाद जांच का जिन्न बाहर निकला तो लालू परिवार के कई चेहरे जद में आए। ईडी के रेडार पर पूरी फैमिली है, इसीलिए एक एक सदस्य के यहाँ छापे मारकर सबूत तलाशे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, हेमा यादव, चंदा यादव, रागिनी यादव। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की यह कार्रवाई लैंड फॉर जॉब वाले केस में की गई है। लालू 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। लालू और उनके परिवार पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। आरोप है कि नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाई गई। कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया गया और नियुक्ति कर दी गई। आरोप है कि 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। इनमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर ही दे दी गई थी। हालांकि आरजेडी लगातार इन आरोपों को झूठा बता रही है। देखिए, सीधे तौर पे कहता हूं कि अब तो हास्यास्पद लगता है, कष्ट होता है कि इन एजेंसीज को आपने क्या बना के रख दिया है। अपने हाथ का हथियार लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, जबकि सीबीआई ने बाकायदा चार्जशीट भी दाखिल की है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। इमरान खान जनता के निशाने पर है। अदालत से भागते इमरान खान, पैतरेबाजी करते इमरान खान को देखकर लोगों ने उनके इकबाल पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है। वो लीडर जो अपने कारकुनों के लिए कहता है जेल भरो तहरीक, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कानून सबके लिए एक जैसा, इंसाफ सबको मिलेगा, वो सब बयानियां, वो सब नजरिया झूठ ही बेचा गया है। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों इमरान खान को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। कोई उन्हें भगोड़ा कह रहा है, कोई उनकी आराम तलबी और ऐश पसंद होने पर तंज कस रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि इमरान
जिम न होने से जेल जाने से बच रहे हैं। मुझे इस वजह से बख्श दिया जाए कि मुझे नरम बिस्तर पे सोने की आदत है, मुझे एसी वाले कमरे में सोने की आदत है, मैं सुबह उठ के जिम में जाके अपनी एक्सरसाइज करता हूं, तो लानत ऐसे मुआशरे पे और लानत ऐसे निज़ाम पे। फिर अगर ये बात ऐसे होनी है तो फिर ठीक है, फिर बंद कर दें अदालतें, निज़ाम बंद कर दें, आइन बंद कर दें, कुरान बंद कर दें। इसी जगह आप किसी भी पाकिस्तान के सियासी लीडर को का नाम लेके रख दें, किसी भी का नाम ले लें आप, और वो यही हरकत कर रहा हो, वो भी बताएं, क्या उसको हम डिफेंड करेंगे ऐसे? मुश्किलों में फंसे पाकिस्तान की जनता को अब इमरान खान से भी गहरी निराशा होने लगी है। इमरान खान ने इस सियासत को, इख्तलाफ राय को दुश्मनी में डाल दिया। अब वो हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं। इमरान खान पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें जजों को धमकाने से लेकर तोशाखाना, विदेशी फंडिंग, चुनाव आयोग की अवमानना से जुड़े केस शामिल हैं। पाकिस्तान में इमरान हीरो रहे हैं, लेकिन अब जनता उनसे निराश होती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।